नमस्कार स्टूडेंट। इंडियन इकॉनमी, तो इंडियन इकॉनमी के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ रविंद्र सिंह के साथ। तो आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आफ्टर देन प्रगति यानी प्रोग्रेस। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन बने हैं, प्रीलिम में बने हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी पे ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स से वो लेक्चर ना देखे हों तो रविंद्र एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो रविंद्र एकेडमी का एप्लीकेशन आप स्क्रीन पर देखिए और इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन पर इसे लॉगिन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास को वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाता है, सब कुछ प्रीलिम मेंस सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आर्थिक समृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बार हम लोग इसके दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट एक ही समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, आज हम इसमें डिफरेंस देखेंगे तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे कि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पर नहीं आएंगे, हम आपको एक उदाहरण देंगे, आपको हम फील कराएंगे पहले। तो जैसे मान लो हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आप कोई किताबी ज्ञान पर मत जाइए, इसको आप ज़्यादातर अपने जीवन पे अप्लाई करिए तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और यूपीएससी की डिमांड भी यही है, जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। वो अगर आपको कुछ इकोनॉमी के टर्म पता है, उनका मीनिंग पता है, तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। प्रीलिम का हो या मेंस का हो, मेंस का तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। प्रीलिम का तो एक बार थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। तो जैसा कि हम पहले अपने दिमाग में एक तस्वीर फीड कर लेते हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन है बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी डिमांड है वो बेसिक से एडवांस पूछता है, तो एडवांस जो आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो हम क्लास के दौरान बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो ध्यान रखिएगा, हमें इकोनॉमिस्ट यहाँ पर नहीं बनना है, कतई नहीं बनना है, अर्थशास्त्री नहीं बनना है। हमें यूपीएससी यानी एक आईएएस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बस उतना यहाँ पर हमें सोचना है। ठीक है, तो जैसे हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ भी, हम एक उद्योग लगा देते हैं या हम खेत में काम करते हैं या कहीं भी, कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जब कोई हम उद्योग लगा दिया, मान लीजिए हमने कोई एक कुटीर उद्योग खोल दिया, कॉटेज इंडस्ट्री खोल दिया, तो इससे जानते हो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। इतना तो तय है कि उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो उससे हमारी अर्निंग होगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, अर्निंग होगी। और ये अर्निंग
हमारी किस रूप में हो सकती है, पूंजी के रूप में हो सकती है ना, हमारे करेंसी के रूप में हो सकती है। तो जब ये अर्निंग होगी तो इससे हमारी क्या होगी, मतलब इनकम होगी, तो हमारे पास पैसे आएंगे। क्लियर? यानी हमारे पास क्या आएंगे, हम अपनी भाषा में समझें तो हमारे पास INR ये मुद्रा आएगी। अल्टीमेट तो यही है। अब यानी हमने कोई काम किया और उसके बदले हमारे पास कुछ पैसे आ गए, कुछ क्वांटिटी आ गई, यानी हमारे खजाने में कुछ पैसे ऐड हो गए, हमारे गुल्लक में पैसे ऐड हो गए। कहने का मतलब ये है कि हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। हालांकि ये जो पैसा है इससे हम प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा धन जो है वो बढ़ेगा, धन में, मनी में वृद्धि होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खजाने में धन, अपने कोष में मनी बढ़ा रहे हैं। अब ये इनकम हमारी ग्रोथ को दर्शाती है, ये इनकम हमारी ग्रोथ को दर्शाती है। तो ये हो गई ग्रोथ। अब देखिए, अगर हमने कोई काम किया और हमारे पास मान लो 1000 रुपीज़ आ गए, 1000 रुपीज़ आ गए, ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमारी ग्रोथ हो गई। हमारे पास, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, ये ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। अब हो सकता है एक प्रभाव तो इसका ये पड़ा, अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पैसे का और दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब ध्यान से समझना, अगर हम थोड़े से प्रगतिशील हैं, थोड़े से अवेयर हैं, तो इस पैसे को हम खर्च करेंगे कहीं, तो इसको हम दो तरीके से यूज़ करेंगे। एक तो खर्च करेंगे और प्लस दूसरा बचत भी करेंगे। ऐसा सबको ही करता है। तो खर्च भी किया और कुछ सेविंग भी की। अब मान लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेविंग करना चाह रहे हैं। सपोज दैट हमने इसका 300 रुपये सेव कर लिया और 700 रुपये हमने खर्च कर दिया। अब ये खर्च हम कहाँ कर रहे हैं, तो ये खर्च कर रहे हैं हम एजुकेशन पर, शिक्षा पर, हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। अच्छा भोजन खाएंगे, हम सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे अपने बॉडी को, जिससे कि हम हेल्दी रहें, जिससे कि हम और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाएँ। और हम अपना घर भी बनाएंगे, घर, रहन सहन का स्तर अच्छा करेंगे, उस घर में सारी फैसिलिटीज़ भी लाएंगे। मतलब समझ रहे हैं? तो हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, अपना अच्छा घर बनाएंगे, ये सब खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहन सहन का स्तर है, वो इम्प्रूव होगा। तो इससे क्या होगा, रहन सहन का स्तर सुधरेगा। यानी हमारे साथ जो क्वांटिटी है जो हमने कमाई, इसका हमने कुछ हिस्सा खर्च किया अपने डेवलपमेंट पर, तो हमारा ग्रोथ के साथ साथ हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? क्वालिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ग्रोथ में हमारे अकाउंट में पैसे बढ़े, यानी यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ी, और यहाँ पर क्वालिटी बढ़ी। तो क्वांटिटी केवल जहाँ पर बढ़ती है वो ग्रोथ होता है, और क्वांटिटी के साथ साथ हमारे लाइफ में कुछ क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो जब हम एडुकेटेड हो जाएंगे तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, हमारा रहने का ढंग बदल जाएगा, हमारा कपड़े पहनने का ढंग बदल जाएगा, है ना। यानी हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा।
हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, वो बढ़ जाएगी। तो आप देखते हैं कि जो विकासशील देश है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और जो विकसित देश है वहाँ पर ज़्यादा है। भारत में अगर लोग लगभग 69 ईयर अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो और जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर 80 ईयर है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं और भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। तो कम क्यों हो गई है? उसकी वजह है हमारा स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज़ हैं भारत में वो कम अच्छी हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं इंडिया में। और जिस देश में अच्छी सुविधाएं हैं उनको अच्छी गुणवत्ता का स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो दो प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है। एक तो हमारे पास पैसे आना शुरू होते हैं, यानी हमारे अकाउंट में धन बढ़ रहा होता है, यानी क्वांटिटी बढ़ रही है धन की। और अगर हम उसको अपने ऊपर कुछ खर्च करने लगते हैं तो हमारे अंदर क्वालिटी भी आने लगती है। तो अगर हम कंजूस हैं, मान लीजिए हम कंजूस हैं, तो हमने पैसा तो कमाया और आगे इसको हमने खर्च नहीं किया, और इसको कमा के, जैसे हमारे पूर्वज लोग जो होते थे, जो अर्निंग होती थी उसको किसी मटके में भर के ज़मीन में गाड़ देते थे, तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन नहीं होता था, उसका कोई मायने नहीं होता था, और वो ज़मीन में गड़ा रहता था, वो व्यक्ति मर जाता था, ना तो वो खुद यूज कर पाता था और ना उसने अपनी फैमिली के डेवलपमेंट में उसे खर्च किया, उसको छिपा दिया। तो वो ऐसा कंजूस टाइप व्यक्ति था, उसके पास पैसा तो है बट उसने अच्छी एजुकेशन नहीं ली, स्वास्थ्य पे उसने खर्च नहीं किया, अच्छा घर नहीं बनाया, रहन सहन का स्तर नहीं सुधारा, तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिकली ग्रोथ तो है बट वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हुआ है। तो एक गरीब आदमी और उस अमीर आदमी में अंतर क्या हुआ? गरीब भी अनपढ़ है और अमीर भी अनपढ़ है। क्लियर? तो फिर दोनों में डेवलपमेंट कहाँ हुआ? हाँ, एक की ग्रोथ है, एक की ग्रोथ नहीं है। अमीर और गरीब में अगर हम देखें कि अगर वो कंजूस टाइप अमीर व्यक्ति है तो वो अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा, इसका मतलब उसके जीवन क्वालिटी लाइफ वो नहीं जी रहा है। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो ग्रोथ है वो केवल क्वांटिटेटिव होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी लाइफ भी होती है। तो जो एक फैक्टर आ जाता है क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, तो जब क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी जुड़ जाए, ये फैक्टर भी जुड़ जाए, तो हम कहेंगे अब डेवलपमेंट हुआ है। और केवल हम पैसे कमा के इकट्ठा करते रहें और अपने ऊपर क्वालिटी लाइफ जीने में उसको खर्च ना करें, तो फिर हम कहेंगे ग्रोथ तो हुआ है बट वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे गांव और शहर दोनों में अगर हम लोग तुलना करें, तो एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, हो सकता है उसके पास पैसे बहुत हों, बहुत सारी उसके पास ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले रहा है, अच्छा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो अब वो गांव में रहता है, पैसा तो है बट उसने कोई एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो व्यक्ति जो गांव में है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और एक दूसरा व्यक्ति जो गांव में है जिसका प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों हैं तो अनपढ़ ना। तो हम ये कहेंगे कि गांव का अमीर आदमी ग्रोथ तो है, लेकिन गांव का जो गरीब आदमी है तो उसके पास ग्रोथ नहीं है, लेकिन अमीर के पास ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ होने के बाद भी वो डेवलप नहीं है। क्लियर? तो उसके रहने का जो तरीका है, अब आप देखिए, अब जैसे कोई शहर में रहता है, भले ही उसके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, थोड़ी है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस गांव वाले से ज़्यादा अच्छा होगा जिसके पास बहुत पैसा है। तो क्यों? क्योंकि वो लाइफ को मैनेज करेगा, तो वो जो कमाएगा उसका कुछ पैसा अपने एजुकेशन पर खर्च करेगा,
अच्छे डॉक्टर से सलाह लेगा, स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, अवेयर होगा और अच्छा घर बनाने की कोशिश करेगा, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कपड़े पहनने का ढंग बदल जाएगा। लेकिन जो गांव वाला है उसका बहुत पैसा है बट उसका कपड़े पहनने का ढंग वही है जैसा सबका है। तो अगर दोनों को एक जगह खड़ा कर दो तो दोनों की क्वांटिटी तो अंतर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव वाले के पास बहुत पैसा है और शहर वाला कम ही पैसा है। बट अगर हम डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी की बात करें तो जो शहर में रह रहा है उसने अपने क्वालिटी पर ध्यान दिया है तो उसका पर्सनालिटी अलग दिखेगा और गांव वाले का पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं, कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके हमारे जीवन पर दो प्रकार का प्रभाव डालता है, एक क्वांटिटी और दूसरा क्वालिटी। क्लियर? तो अब ये बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आराम से समझेंगे, क्योंकि बहुत स्पीड में अगर चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम इसको अभी हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, अब यही देश के ऊपर अप्लाई कर दीजिए, अपने हम इंडिया कंट्री के ऊपर अप्लाई कर दें, या और भी जो दूसरे देश हैं सब जगह अपना अपना काम होता है, वैसे भारत में भी। तो किसी अर्थव्यवस्था में जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं तो दीर्घ काल में, एक लंबे समय के बाद हमें दो प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, एक होगा परिमाणात्मक और एक होगा गुणात्मक। तो किसी भी अर्थव्यवस्था चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो यूरोप की हो, कहीं की भी हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं का दीर्घ काल में दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। तो एक होगा क्वांटिटी वाला और एक होगा क्वालिटी वाला, मतलब परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव परिवर्तन, और दूसरा होगा गुणात्मक परिवर्तन। तो जब हम इन टर्म को समझेंगे, समृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो आगे जो भी क्वेश्चन पूछे मतलब जाएंगे या जो कभी पीछे पूछे गए हैं यूपीएससी में, वो इन्हीं टर्म को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस में पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए 250 शब्दों में आया, 150 शब्दों में आया, तो उसको आप तभी लिख पाओगे जब इसको आप समझ के रखोगे। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधी सी बात है, अगर आप कोई काम करोगे तो आपके पास पैसे भी आएंगे, और अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है तो उस पैसे को अपने डेवलपमेंट पर भी खर्च करेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है अगर देश में कोई काम हो रहा है तो उसकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, इससे क्या बढ़ेगी? नेशनल इनकम में ग्रोथ हो जाएगी, यानी उस देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्लियर? नेशनल इनकम के कई स्वरूप होते हैं, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, पीसीआई। तो इसको हम अलग चैप्टर में, अलग लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी नेशनल इनकम का मतलब हमारे देश की जो इनकम है, ऐसे आप समझ लो मोटा मोटा। अगर हमारे देश में उद्योग लगा है, एग्रीकल्चर में अच्छे से काम हो रहा है, बहुत सारे सर्विस सेक्टर में अच्छे से काम हो रहा है, तो हमारे देश में खूब सारे पैसे आएंगे, यानी हमारे देश की नेशनल इनकम का वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा, ये बढ़ेगी। अगर हमारे देश के जो नेता हैं जिनके हाथ में बागडोर है, अगर वो प्रोग्रेसिव हैं, तो इस इनकम को वो देश के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, तो उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणात्मक यानी क्वालिटी, हमारे देश के निवासियों की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। अब एक बात समझो,
अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप एजुकेशन कैसे लोगे, आप अच्छा स्वास्थ्य कैसे लोगे, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव करोगे, वो तो पैसे से ही होगा ना। तो डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ की आवश्यकता होती है, यानी बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक सीमा तक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप खरीदोगे उसमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, तब हम आपको वो चीज़ें देंगे, या है ना, ये तो होता है। या चलिए हम चैरिटी कर रहे हैं, हम आपको फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन कब तक, ये भी तो है। तो जहाँ तक संभव है वहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ संभव नहीं होगा वहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना पैसे के अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। तो नेशनल इनकम अगर है देश की, तो वो देश अपने नागरिकों पर खर्च करेगा, उनके एजुकेशन पर खर्च करेगा, उनके हेल्थ पर खर्च करेगा, है ना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर खर्च करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो गुणात्मक परिवर्तन है ये डेवलपमेंट को बताता है, और जो ये क्वांटिटेटिव जो ये ग्रोथ है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। तो डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ होना ज़रूरी है, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हो कि ग्रोथ तो हो जाए लेकिन डेवलपमेंट ना हो। तो ग्रोथ डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना कि बहुत लोग कंजूस टाइप होंगे, पैसा कमा कमा के और वो मटके में भर के गाड़ देंगे ज़मीन में, ना खुद यूज़ करेंगे ना किसी को यूज़ करने देंगे, देश के भी काम नहीं आएगा, और उभर के चले गए, पैसा भी नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने खुद भी यूज़ नहीं किया, मतलब पैसे को ज़मीन में डंप कर दिया। क्लियर। जैसे आप देखते हैं कि आजकल मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन दौलत है, सोना है, तो भारत सरकार कहती है कि मंदिरों के सोने को निकाल के लाइए और देश की इकोनॉमी में उसको लगाइए, ताकि उससे देश का और ज़्यादा ग्रोथ हो, और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसको इन्वेस्ट कीजिए। खैर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ग्रोथ डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है, हाँ, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट संभव भी नहीं है। ये दोनों बातें अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पर ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, वो इकोनॉमिक फैक्टर है। वो कैसा है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये आर्थिक कारक है। ये आर्थिक कारक है, और ये वाला गैर आर्थिक कारक है, गैर आर्थिक कारक। तो अब आप समझिए कि जैसे हमने खूब सारा पैसा कमाया तो वो आर्थिक कारक हो गया, फिर उस पैसे को हमने खर्च किया एजुकेशन लेने में, तो हमारे अंदर एक शिक्षा आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी। तो वो हमारा जो एजुकेशन से जो हमारा मतलब डेवलपमेंट होगा, जो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेज आएंगे, तो वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हुआ ना, गैर आर्थिक कारक हो गया। जैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो नहीं कहते बहुत बार स्वास्थ्य पूंजी है, तो वो कैसी पूंजी है, वो गैर आर्थिक है। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट जो होगा वो गैर आर्थिक होगा, और ग्रोथ आर्थिक होगा, इकोनॉमिक फैक्टर, और ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होगा। क्लियर। तो लेकिन जो गैर आर्थिक कारक है ये बिना आर्थिक कारक के संभव नहीं है। तो गुणात्मक परिवर्तन अर्थात डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोल देंगे, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों की जरूरत होती है, आर्थिक प्लस गैर आर्थिक दोनों की जरूरत होती है। और इसके लिए, ग्रोथ के लिए केवल और केवल आर्थिक कारक जिम्मेदार होता है। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक कारक का मतलब हुआ यहाँ पर राष्ट्रीय आय, देश की जो नेशनल इनकम है वो, और गैर आर्थिक कारक में क्या हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, प्लस गैर आर्थिक कारक क्या है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार। तो ये हो जाएगा गैर आर्थिक कारक।
क्लियर। और जीवन की गुणवत्ता कैसे बदलती है? एजुकेशन से बदलती है, स्वास्थ्य से बदलती है ना, हमारा जो रहन सहन का स्तर है उससे बदलती है, लैंगिक भेदभाव है उससे भी बदलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लियर। तो मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप चाहे वो प्रीलिम का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और इकोनॉमी में तुम्हें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिस्ट आप नहीं बनोगे, लेकिन यूपीएससी के लिए जो इकोनॉमी की ज़रूरत है वो आपको पूरी आने लगेगी, वो आप पूरी सीख जाओगे यहाँ से। तो हम कह सकते हैं आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से केवल एक वेरिएबल से रिलेटेड होती है और वो है इनकम। ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसके 2 लेक्चर लगेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली मुख्य तौर पर डिपेंड अपॉन ओनली वन फैक्टर, वन वेरिएबल। ठीक है। मेनली तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड टू मेनली वन फैक्टर, और वो फैक्टर क्या है? वो है इनकम। तो इनकम नाम का जो फैक्टर है ये किसको बताता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। 1 मिनट। तो आर्थिक समृद्धि में एक 2 बातें पहले और हम लोग समझ लेते हैं। ये केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को बताता है और ये सिर्फ आर्थिक चरों पर निर्भर करता है। क्लियर। अब हम लोग बात करें आर्थिक विकास में, आगे हम लोग और चीज़ें देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हमने देख लिया केवल यही फैक्टर मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, आय। अब हम लोग बात कर लें यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो पहले इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे हम कैसे बोल देते हैं कि भारत अभी विकासशील है और अमेरिका विकसित है। कैसे बोल देते हैं? तो विकसित है, विकासशील है। तो विकसित है और विकासशील है, इसमें क्या अंतर है ये समझो ज़रा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर अमेरिका विकसित है तो उसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर बहुत अच्छे से वहाँ की जनता को मिल पा रहे होंगे। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब हुआ एजुकेशन, हेल्थ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इस पर और आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें अंदर घुसते हैं अभी। और भारत में इसका मतलब है कि एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है या भारत में स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। तो हमारे देश में अभी क्वालिटी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि अमेरिका के लोगों की क्वालिटी लाइफ है। तो वहाँ का नेशनल इनकम भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो विकसित है। अब भारत विकासशील है तो या और भी बहुत से देश हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, हमसे भी पीछे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास नेशनल इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है और उनके नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर किसी देश की नेशनल इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो वो अपने देश के निवासियों को ना तो सही से एजुकेशन दे पाएगा और ना ही उन्हें अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे पाएगा, है ना, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह ये सब कुछ उपलब्ध नहीं करा पाएगा। तो डेवलप होने के लिए हमें पहले ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, यानी देश की जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। जीडीपी बोले तो इनकम, नेशनल इनकम के कई फॉर्म होते हैं, जीडीपी है ना, जीएनपी, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे अलग से। क्लियर। तो इतना तय हो गया कि हमें डेवलपमेंट अगर करना है तो अपने कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ानी है और नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी।
तो सभी को काम देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, नहीं तो वो बोझा होगा, बोझ बन के बैठा रहेगा जब उसका कोई काम ही नहीं होगा। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर ही नहीं रहा है, देश में कोई योगदान दे ही नहीं रहा है। अगर हम जो काम करेंगे, देश का हर निवासी काम करेगा, वही देश की नेशनल इनकम होगी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। और अगर जिस देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगार होंगे तो उस देश की नेशनल इनकम उतनी अच्छी कहाँ हो पाएगी। आप देखते हैं भारत में यूथ तो है, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। दुनिया का एक ऐसा देश है इंडिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूथ है। तो कहते हैं कि यूथ अगर जहाँ लग जाएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा देश आगे चला जाएगा। तो यूथ लग तो जाएगा, लेकिन लगने के लिए उसके पास काम तो है, जगह ही नहीं, वो तो सिर्फ बैठे बैठे खा रहा है क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं, वो बेरोजगार है। तो एक क्वेश्चन देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर 3D की बात करते रहते थे, या अभी भी करते हैं। 3D मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड, 1D का मतलब हो गया जनसांख्यिकी लाभांश। 3D में ये क्या है, एक है जन, बहुत ध्यान से समझिए, यही डिस्कशन ही आपके माइंड सेट को बहुत अच्छा कर देगा और आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर कोई किताबों की भाषा नहीं है, ये न्यूज़पेपर और जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है, सब वहीं से ये मैटर निकाल के आपको पढ़ाया जाएगा, और वही पढ़ना भी चाहिए, तभी आप उससे क्वेश्चन कर पाओगे। तो जनसांख्यिकी के लाभांश की स्थिति में है भारत। कहने का मतलब ये है कि भारत की जनसंख्या में यूथ बहुत ज़्यादा है, जो काम करने वाले लोग हैं उस उम्र के लोग इंडिया में ज़्यादा हैं, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। क्लियर। तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे नेता हैं, वो ये बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि भारत जनसांख्यिकी के लाभांश की स्थिति में, अर्थात भारत के पास वो युवा जनसंख्या है जो जहाँ पर हाथ डाल देगी वहाँ पर सोना बन जाएगा। तो हाथ डालने के लिए वो जगह भी तो हो जहाँ से सोना बनाया जाए। तो हम ये कहते हैं कि भारत आज बारूद के ढेर पर खड़ा है, मतलब ऐसी सेंसिटिव स्थिति में युवा तो है लेकिन उसको काम नहीं मिला तो वो देश में विद्रोह कर देगा, बारूद के ढेर में आग लगा देगा। तो यूपीएससी ने ये पकड़ लिया कि हम भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को गौरवान्वित करते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश पर गौरवान्वित होते हैं, लेकिन उसको अगर कोई काम नहीं मिला, ऐसे क्वेश्चन था कि हम जनसांख्यिकी के लाभांश पर गौरवान्वित, यानी बहुत ही इसको गौरव महसूस करते हैं कि हम युवा देश हैं, लेकिन उन युवाओं की जो रोजगार की क्षमता है वो कम है, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो आप देख रहे हैं जनसंख्या तो है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा फैक्टर भी तो है कि वो जनसंख्या हमारी कितनी स्किल्ड है। स्किल नहीं है हमारे यहाँ, और इसलिए लोगों को काम नहीं मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस पे पूछा था। खैर चलो, उसको तो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक के साथ साथ गैर आर्थिक जो वेरिएबल हैं वो भी होंगे, जैसे शिक्षा तथा साक्षरता, है ना, शिक्षा तथा साक्षरता, ये इकोनॉमिक फैक्टर तो नहीं है, है ना। साक्षरता, एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये होनी चाहिए। आज आप देखते हैं कि भारत में 100% लिटरेसी अभी नहीं है, बहुत पीछे हैं हम लोग। अच्छा, लिटरेसी और एजुकेशन में भी अंतर होता है। लिटरेसी का मतलब होता है कि वो लिखना और पढ़ना जान ले, क्या लिखा है उसका मतलब उसको नहीं पता है, तो उसको हम साक्षर कह देंगे। यानी जो लिखा है, जैसे मान लो लिख दिया यहाँ पर, जैसे लिख दिया समृद्धि, समझ, यही हम लिख देते हैं। तो जो साक्षर व्यक्ति है वो ये पढ़ तो लेगा कि समृद्धि लिखा है, लेकिन इस समृद्धि का मीनिंग क्या है ये उसे नहीं पता है। मीनिंग उसी को पता होगा जो एडुकेट होगा,
वो इसका मीनिंग बता पाएगा। तो जैसे क्लास फर्स्ट का बच्चा है, वो इस शब्द को पढ़ तो लेगा, लेकिन उससे पूछो इसका मतलब क्या, कहेगा हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब वो साक्षर है, लिटरेट तो है, लेकिन वो एडुकेट अभी नहीं है। तो भारत में अभी लिटरेसी ही 100% नहीं है, यानी भारत में अभी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिसको अभी लिखना पढ़ना ही नहीं आता है। तो एजुकेशन की तो बात बहुत पीछे हो गई। क्लियर। तो आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा एक फैक्टर है एजुकेशन और लिटरेसी, इसमें ही अभी हम बहुत पीछे हैं। क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है, है ना। क्वालिटी एजुकेशन अभी इंडिया में नहीं है, लिटरेसी ही नहीं पूरी है। तो आप ध्यान से समझो कि क्या भारत में जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो क्या यहाँ पर दिखते हैं? दिखते तो हैं, लेकिन वो किस स्तर तक हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। अब यही सब तुलना कर लें किसी और डेवलप कंट्री की, तो वहाँ पर तो ये काफ़ी अच्छा होगा। क्लियर। तो ये देखो, और देखो जैसे जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। आप जब बहुत सारे संस्थानों की रिपोर्ट आती है तो उसमें देखते हैं भारत की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जिस दिन भारत में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन आकलन कर दिया जाएगा कि वो औसतन 69 ईयर जिएगा। वो हो सकता है कि भले ही 100 साल जी जाए, एक बात अलग, तो वो अगर 100 साल जी गया तो दूसरा और कम उम्र हो जाएगी दूसरे की। यानी भारत में ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर इंडिया की धरती पर किसी ने जन्म लिया तो उसकी औसत जो आयु है, मतलब प्रत्याशा है जीवन जीने की क्षमता है, वो केवल 69 साल तक है, इसके बाद मर जाएगा। वहीं अगर हम लोग और विकसित देशों की बात करें तो बहुत जगह 80 साल है जीवन प्रत्याशा, जो डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका मतलब डेवलप्ड कंट्री में क्या जो गॉड है वो ज़्यादा मेहरबान है, वो ज़्यादा दिन तक जीने की छूट दे रहा है, और इंडिया में क्या गॉड हमसे नाराज़ है जो हमें कम दिन तक जीने के लिए दे रहा है, अलाउ कर रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो जीवन प्रत्याशा है ये स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है। भारत में हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, और जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो ज़्यादा समय तक जी जाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा खाना मिल रहा है, वो बैलेंस डाइट लेते हैं तो ज़्यादा समय तक जीते हैं। भारत में बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, डाइट ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी को लेके बड़ा समस्या रहती है ना। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा अभी भारत में कहाँ है? बहुत लोगों को एक टाइम खाना मिलता है, दूसरे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी? इसका मतलब है जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, अगर विकसित देशों से हम कंपेयर करें तो भारत में अभी बहुत कम है। इसका मतलब है डेवलपमेंट वाले फैक्टर अभी वीक हैं, और जब वीक हैं तो हम अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं, हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। धीरे धीरे चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। तो जब इंडियन गवर्नमेंट का बजट आता है तो उसमें बजट में अलॉट किया जाता है, एजुकेशन पर इतना खर्च किया जाएगा, है ना, हेल्थ पर इतना खर्च किया जाएगा, जो सोशल वेलफेयर के लिए इतना खर्च किया जाएगा, ये ऐसे अलॉट होता है। तो अगर उस बजट पे आप देखो तो एजुकेशन पर कितना खर्च किया जा रहा है, बहुत कम। और भाई जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ के बजट में एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो फिर डेवलप्ड वो होंगे ना, हम तो पीछे रहेंगे। क्लियर ना। तो जब गवर्नमेंट का बजट आएगा तो बजट में जो अलॉट किया जाता है पैसा किस सेक्टर को कितना, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत विकसित है, या कोई भी देश, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी देश विकसित है कि नहीं, उसके बजट में जो अलॉट किया जाता है पैसा, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अभी डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है कि अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। क्लियर। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री आप देखो, है ना, इथोपिया वगैरह, सोमालिया वगैरह, तो वो तो बहुत ज़्यादा बेचारे, है ना, पीछे हैं। तो ये आप देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एजुकेशन लिटरेसी वाला फैक्टर आ जाएगा, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला फैक्टर आ जाएगा, है ना, न्यूट्रिशन लेवल, पोषण स्तर, इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का भोजन हमें मिल रहा है। तो पहली बात तो भोजन मिल ही जाए वही बहुत बड़ी बात है, और फिर जब मिल गया तब तो देखेंगे ना कि इसमें बैलेंस डाइट है कि नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स
हैं कि नहीं जो हमारी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स कितने हैं होने चाहिए हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, क्या वो मिल रहा है? अब देखो WHO ने बोला है कि दुनिया की थाली से 40% न्यूट्रिएंट्स गायब हो गए हैं, 40% न्यूट्रिएंट्स गायब हो गए हैं। तो हमारी थाली में केवल 60% न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। जो हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी की 100% आवश्यकता में से केवल 40% ही मिलता है, 60% ही मिलता है, 40% मिलता ही नहीं है। तो वो हमारी बॉडी कहाँ से पूरा करेगी? जब तक हम जवान रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी हम वीक हो जाएंगे, हमें तमाम बीमारियां पकड़ लेंगी। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस डाइट ले ही नहीं रहे हैं। भारत में कितने लोग हैं कि अपना खाना खाने से पहले वो चेक करते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितने वाइटामिन, कोई चेक करता है? नहीं करता है ना। तो जो अदर कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमें तो जो भी मिल गया वही खा लिया, बस बात खत्म, पेट भर गया, इट्स ओके, क्लियर। तो पोषण स्तर में हम काफ़ी पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हो आज भी भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो मैल न्यूट्रिशन में है, अर्थात वो कुपोषण की स्थिति में है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री, अभी तुलना करेंगे ना, बहुत सारे देश हम क्यों बोलते हैं कि वो विकसित है, हम डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग है, या एक तीसरा कोई है तो वो बिल्कुल पीछे है, बेचारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, दीनहीन स्थिति में, कैसे पता करते हैं? यही ना। तो जो रिपोर्ट आती है ना बहुत सारे कि जीवन प्रत्याशा इस देश में इतनी है, भारत की इतनी है, अमेरिका की इतनी है, यूरोपियन कंट्री में इतनी है, तो ये हम तुलना कर पाएंगे कि हम डेवलपमेंट में कहाँ पहुँचे। तो ये जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के जो डेटा आते हैं वो हमारे प्रीलिम के क्वेश्चन बनते हैं। एक यूपीएससी क्या करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट डाल देगा बेसिक पॉइंट और एक स्टेटमेंट में डाल देगा करंट वाला पॉइंट, और कहेगा इनमें से कौन सही है। तो वो प्रीलिम कुछ नहीं, बस आप चीज़ों को समझोगे अपने आप तैयार हो जाएगा। तो दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, आप चीज़ों को समझो, स्मार्ट तरीके से समझो, फिर क्वेश्चन चाहे प्रीलिम, मेंस का क्वेश्चन तो प्रीलिम से बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बस केवल आपने चीज़ों को समझ लिया, उसकी डिमांड क्या, अगर वो पकड़ लिया आपने तो इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आप समझ रहे हो? इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, इसी को कहते हैं गाइडेंस। अगर किसी के गाइडेंस में एक अच्छा कोच आपका हाथ पकड़ के चल रहा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ के आप क्वालिफाई कर जाओगे, है ना, जॉब करोगे, क्लियर। चलिए, तो अब शिक्षा साक्षरता हो ही गया, है ना। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हम यहाँ पर देख लेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सेवाएं, तो ये फैक्टर किस में आएंगे? डेवलपमेंट में आएंगे। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब किस में आएंगे? डेवलपमेंट में, क्लियर। तो अगर ये वाला फैक्टर भी स्ट्रांग है किसी कंट्री में तो कहेंगे वो इकोनॉमिकली डेवलप है, और अगर केवल ये वाला फैक्टर स्ट्रांग है तो फिर वो पीछे है। हाँ, लेकिन ये जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर तब तक संभव नहीं है जब तक कि इकोनॉमिक फैक्टर स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंट्री है वो अपने यहाँ अपनी जीडीपी को बढ़ाए, और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब उसके देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो मानव संसाधन है वो स्किल्ड होना चाहिए। भारत में स्किल नहीं है, तभी तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। बस समझ रहे हो? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक टर्म आपको बताएंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर पहले हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय आय तो हमने आपको बताया अभी, लेकिन राष्ट्रीय आय पर, नेशनल इनकम पर एक अलग से क्लास लिया जाएगा, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे कि प्रीलिम में क्वेश्चन वहाँ से कैसे बन जाएंगे, किस तरीके के, वो अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हमने बताया आपको राष्ट्रीय आय, है ना, मोटा मोटा क्या बताया? देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो भी हम मतलब हमारे देश में, है ना, जो भी उत्पादन होता है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो,
है ना, जब वो फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी मॉनिटरी वैल्यू कितनी होती है, वही बन जाता है हमारा राष्ट्रीय आय। क्लियर? तो लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होगी? अभी हमने बात की राष्ट्रीय आय, लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए वास्तविक, है ना, ये रियल क्या होता है, तो मुद्रा के रूप में जो व्यक्त आय होती है वो राष्ट्रीय आय है अभी, है ना, यहाँ पर इसको छिपा लेते हैं। मुद्रा के रूप में व्यक्त आय वो हो गई हमारी राष्ट्रीय आय। मॉनिटरी वैल्यू होती है ना, जो भी हमने उत्पादन किया, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसका मुद्रा में वैल्यू कितना है, वो हो गया राष्ट्रीय आय। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब हम समझाने जा रहे हैं आपको वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो इसको हम समझने जा रहे हैं। सपोज दैट, जैसे मान लो हमने कोई काम किया और 100 रुपये हमने कमाया, तो ये मतलब हमारा देश है, हमने देश के स्तर पर देख लिया कि काम हुआ, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ, तो उससे 100 रुपये का काम हुआ, 100 रुपये आ गए। अब हमने क्या किया कि इस 100 रुपये से अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाहें तो वो कितनी मिलेगी। तो सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि हमें कुछ खरीदना है, कुछ भी ले लो, जैसे हमें मान लो बनाना खरीदना है, केला खरीदना है, केला खरीदना है, और 10 रुपये के एक दर्जन, 10 रुपये के कितने मिल रहे हैं, एक दर्जन। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये है, इससे हमें कितने मिल जाएंगे, तो इससे मिलेंगे हमें 10 दर्जन। क्लियर? तो कैसे पता चला, इसमें हमने 100 रुपये में 10 का से डिवाइड कर दिया और 10 आ गया, तो ये कितना ये खरीद पा रहा है 100 रुपये, यानी इसकी क्रय शक्ति कितनी है, यानी ये जो हमने कमाया, ये हमने कमाया, इसकी परचेजिंग पावर कितनी है, क्रय शक्ति कितनी है। तो कितनी क्रय शक्ति है इस 100 रुपये की, 10 दर्जन केला खरीदने की इसकी क्रय शक्ति है। तो जो क्रय शक्ति है वही होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय, ये होती है। तो जो हमने कमाया वो है राष्ट्रीय आय। ध्यान से समझना, जो हमने कमाया वो है राष्ट्रीय आय, जो हमारे देश ने कमाया वो है राष्ट्रीय आय, लेकिन जो कमाया उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो हो जाएगी वास्तविक राष्ट्रीय आय। ये बात आपको समझ में आ गई? तो जैसे हमने मौद्रिक आय की 100 रुपये, और जब हम उसे उसकी क्रय शक्ति में व्यक्त कर देते हैं, है ना, परचेजिंग पावर में उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहलाती है वास्तविक आय। क्लियर? तो जब मौद्रिक आय को, तो मौद्रिक आय हमारी जो मॉनिटरी इनकम है वो कितनी हुई, 100, तो ये हो गई मौद्रिक आय, मौद्रिक आय। और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, मूल स्तर से, यानी जो वस्तु की मूल है ना 10 रुपये में एक दर्जन, तो हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया, मूल स्तर से, तो वो इसकी क्या निकल आई, वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो जब मौद्रिक आय को मूल स्तर से, प्राइस से, वस्तु की प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, तो रियल नेशनल इनकम निकल आती है। ध्यान करिएगा। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं, और समझो। अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म लिखते हैं PCI, पर कैपिटा इनकम। आइए, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, तो जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम, देखो तुम लोग परेशान मत होना, नेशनल इनकम का चैप्टर हम अलग से पढ़ाएंगे। तो नेशनल इनकम हमने मोटा मोटा बताया कि जो हमारे देश में उत्पादन होता है एक साल में, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसकी रुपए में वैल्यू कितनी है, जो फाइनल गुड्स हम तैयार कर देते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूम करने के लिए रेडी होता है। फिर उसकी, जैसे मान लो हमने एक कार बनाई, तो कार असेंबल करके उसके पुर्जे वगैरह सब बनाए और असेंबल करके जब हमने शोरूम में रख दिया, अब वो कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए रेडी है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट में कितनी वैल्यू है रुपए में, वो कहलाएगी नेशनल इनकम। समझ आ गई? और हम देश की
टोटल जो पॉपुलेशन है उससे इसको हम डिवाइड कर दें, पॉपुलेशन किस कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की आय निकल आएगी, एक व्यक्ति की आय निकल आएगी। ये समझ में आ गया। तो अब ध्यान से समझना, हमने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ये किसको बताती है, मतलब इसके लिए एक वेरिएबल ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो अगर किसी देश की नेशनल इनकम ज़्यादा है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। तो हम एक फार्मूला बना दें, इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। लेकिन नेशनल इनकम का एक फॉर्म ये भी होता है, पर कैपिटा इनकम। तो ध्यान से समझना, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को इकोनॉमिक ग्रोथ की माप के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो पीसीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। इसको आप स्टार बना लीजिए, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऐसा क्यों, वाई? इसको समझो, नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उस देश के एक व्यक्ति की इनकम है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हर एक व्यक्ति की, हमारे देश के जितने भी लोग हैं सबकी इनकम कितनी है, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम समझ पाएंगे कि अब हमारे देश का हर व्यक्ति, सबके पास इतना इतना पैसा है, तो हर व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है। लेकिन केवल अगर नेशनल इनकम की बात करें तो इस समय ये नहीं पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति की इनकम कितनी है। तो अगर हमारे देश की अगर 130 करोड़ जनसंख्या है और सभी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के पास मान लो कि सालाना प्रति व्यक्ति आय 5 लाख है, यानी हर एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए साल में आ गए, तो इसका मतलब है कि सबके पास पैसा है। तो सबके पास पैसा यानी हर एक व्यक्ति की ग्रोथ है, यही तो मतलब हुआ ना। इसका मतलब गरीबी है ही नहीं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। होता क्या है, ये औसत होती है। औसत क्यों होती है? क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम होगी, किसी के पास बहुत कम होगी, इसमें अमीर गरीब पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो वो तो सबके खाते में चले गए ना। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, जो अमीर है उसका ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी नेशनल इनकम की तुलना में अगर प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की आय निकाली जाए तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़्यादा अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करती है। क्यों? क्योंकि इसमें जनसंख्या का भी ध्यान में रखा जाता है। केवल नेशनल इनकम में जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है, देख रहे हो, केवल नेशनल इनकम ये है, लेकिन अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करते तुरंत क्या बन जाएगी? पर कैपिटा इनकम। तो इसमें हम जनसंख्या को भी ध्यान में रखते हैं। तो हर एक व्यक्ति की इनकम हमें पता चल गई तो देश की वास्तविक ग्रोथ हमें पता चलेगी। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन कथन कारण बना दिया जाए, असर्शन और रीजन लिख दिया जाए कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट होती है, यहाँ लिख दिया जाए रीजन लिख दिया जाए, इसमें जनसंख्या इन्वॉल्व होती है, जनसंख्या पे भी ध्यान दिया जाता है। इसीलिए यही वजह है, समझ में आ गया होगा, आई होप। हाँ, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं, लेकिन नेशनल इनकम की तुलना में ये ज़्यादा अच्छी तस्वीर प्रस्तुत करती है। अब देखो, एक दूसरे एंगल से इसको सोचो, ये हकीकत में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि की माप के लिए ये अधिक स्वीकार किया जाता है पीसीआई को नेशनल इनकम की तुलना में, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? एक तो सीमा यही हो गई
कि ये औसतन में पता चल जाता है कि हर एक व्यक्ति की 5 लाख है। हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास 20 लाख हो और हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति जिसका 1 ही लाख हो, तो सबका मिला के 5-5 लाख हो गया ना सभी का। अगर ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि हर एक व्यक्ति के हाथ में इतना है, जैसे अगर हम कहते कि भारत की PCI 5 लाख है, तो इसमें हमें खुश होने की बहुत ज़्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास तो है नहीं 5 लाख, क्योंकि मेरे पास तो 1 ही लाख है या 50,000 है और बाकी के पास 20 लाख है। तो आप देख रहे हैं ये मतलब समानता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारे देश के हर नागरिक की आय 5 लाख रुपए सालाना है। अब आप देखो इसकी सीमा और देखो, अब जैसे मान लो कोई बीमारी आ गई, देश में इतना अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, क्लियर, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, तो लोग कुपोषित हो गए और पता लगा कि इस पॉपुलेशन में 50 लाख लोग मर गए या 50 लाख लोग मर गए, ऐसा मान लीजिए मर गए, तो ये कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई तो नेशनल इनकम बढ़ गई। ये अगर कम हो गई पॉपुलेशन, बीमारी आ गई और मर गए, तो ये कम हो गई, पॉपुलेशन घट गई, इस वजह से नेशनल इनकम बढ़ गई, PCI बढ़ गई। क्या वास्तव में PCI बढ़ी थी? नहीं। तो अगर किसी कोई बीमारी लग जाए, कोई कुपोषण की शिकार हो जाए, लोग मर जाएं, ज़्यादातर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए, तो मरने की जनसंख्या कम हो गई, तो PCI बढ़ी हुई दिखेगी। क्या वास्तव में ये ग्रोथ है? नहीं, वास्तव में ग्रोथ नहीं है। वास्तव में ग्रोथ तब होगी जब ये PCI अपने कैसे बढ़े, प्रोडक्शन से बढ़े, जनसंख्या वही बनी रहे और प्रोडक्शन हो देश में खूब और PCI बढ़े, तब तुम उसको कहेंगे, और सबके पास पैसा आए, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो, तब हम कहेंगे कि वास्तव में ग्रोथ हो रही है। क्लियर? तो प्रति व्यक्ति आय को हम ज़्यादा सटीक मानते हैं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए बजाय नेशनल इनकम के। क्यों? क्योंकि इसमें पॉपुलेशन पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं हमने आपको बता दी। तो प्रीलिम का क्वेश्चन यही है कि भारत में या किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? PCI। नेशनल इनकम नहीं है, न GDP, न GNP, कुछ नहीं। कौन? PCI, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो अब इतना समझ में आ गया होगा अभी तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर क्या है। अब हम लोग बात करेंगे प्रगति, या हम ये बात करेंगे कि इसको हम पता कैसे करें। प्रगति हम बाद में देखेंगे, प्रोग्रेस बाद में देखेंगे। हम इसको पता कैसे करेंगे कि कोई देश विकसित है, किसी देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की माप को हम पता करेंगे, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें हम किसको मापेंगे? एक तो ग्रोथ तो रहेगी है ना, यानी इनकम तो होगी, नेशनल इनकम वो तो रहेगी, ये तो रहेगा। और यहाँ पर हम नॉन इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर तुम पता कर लेंगे, PCI अगर बढ़ रही है तो कहेंगे ग्रोथ हो रही है। और डेवलपमेंट के लिए हम इसको मापेंगे, इसमें हम एजुकेशन का स्तर मापेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन प्रत्याशा, ये सब मापेंगे। तो आर्थिक विकास की माप कैसे करेंगे? कैसे हम बता देते हैं कि हमारे देश की आर्थिक विकास इतनी है और अमेरिका की इतनी है, वो हमसे आगे है। तो मापते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा रहा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। आर्थिक विकास की माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको सीखेंगे और दूसरे देशों से हम तुलना करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।